मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री, जिसको इतिहास कहते हैं। इसका हम देखेंगे यहाँ पे सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर को करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स 60 लिख रखा है, लेकिन ये 60 नहीं है, यहाँ पे होगा 40 मार्क्स का पेपर होगा ये। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं वो दे रखे हैं 60, और जिसमें से हमें करने कितने हैं 50 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे एक एक जो क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 0.80 का होगा। यानी कि आप अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और इसके हिसाब से 0.80 के हिसाब से, तो आपको मिल जाएंगे 40 नंबर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेपर 4 खंडों में है। कौन कौन से? क, ख, ग और घ। कौन कौन सा? खंड क की अगर बात करें तो यहाँ पे 24 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। खंड ख में 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 18 क्वेश्चन करने हैं। खंड ग में आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से जिसके साथ 2 केस स्टडी दिया जाएगा, यानी कि केस आधारित प्रश्न दिया जाएगा। और इनमें से आपको 10 प्रश्नों के हल करने हैं। और लास्ट में खंड ग में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको दोनों को ही हल करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो गई 60, यानी कि 60, और कितने आपको सॉल्व करने हैं, वो करने हैं 50, यानी कि 60 में 50 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, टाइम कितना दिया गया है? टाइम आपका 90 मिनट का टाइम दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर सेम, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया है। ठीक है, अब सीधा आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ सैम्पल पेपर की, तो यहाँ पे आपको इजी टू हार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इजी टू हार्ड दोनों देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे जो शायद बिल्कुल ही अननॉलेजेबल हों, और ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको बेहद ही ईजी लगेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले से। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किससे बने थे, यानी कि किस चीज से बने हुए थे। ऑप्शन दिया है, ए कांस्य, बी तांबा, सी पत्थर, डी लोहा। तो यहाँ पे मैं अगर बता दूं तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अगर आप अपनी बुक में ढूंढोगे तो बिल्कुल ही मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहीं से पिकअप किए गए, हमारे उठाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए ऑप्शन आपने टिक किया है या आपने सोचा है तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्योंकि कांस्य जो है, कांस्य से ही वो अपने हथियारों का मतलब यूज किया करते थे, क्योंकि नई नई चीज़ों को बनाना, ठीक है, पत्थरों को तोड़ना, इन सब चीज़ों में कांस्य का यूज होता था। देखिए कांस्य का अगर बात करें, जिसको कांस्य या कांसा भी बोल लो, ये किस चीज़ से बनता था? तो बनता था तांबा प्लस में टीन। टीन होता है मजबूत, और इसमें तांबा मिक्सअप करके इस चीज़ को बनाया जाता है ताकि ये जो हथियार बने ये मजबूत बन पाए। तो तांबा प्लस में टीन मिलाकर कांस्य बनाया जाता है, यानी कि कांसा बनाया जाता है, और जिसकी वजह से मेसोपोटामिया वाले इन हथियारों का यूज किया करते थे। तो इसमें ए पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर था। तो क्या चीज़ था? कांस्य का उपकरण, ईंट स्तंभों का निर्माण, कुम्हारों का चकिया, या तेल निकालने की तकनीकी। यानी कि बोला जा रहा है कि उरुक शहर में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस थी, एक तरीके से मान लो, तो वो है कुम्हार की चकिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे सी पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में फला फूला शहर कौन सा शहर था? तो ये मारी शहर था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। कई लोग उर लगा देते हैं, तो उर नहीं है, यहाँ पे मारी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है कि आप जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके सैम्पल पेपर चाहे हिंदी का होगा चाहे किसी भी चीज़ का होगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके
जो हिस्ट्री का पेपर है उसका आंसर की भी आपको इस वीडियो मतलब इस चैनल पे मिलता है। तो इस वजह से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। बाकी अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक। और समझते जाइए, कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप इसका सैम्पल पेपर चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ से मिल सकता है। प्रैक्टिस करते रहिए ताकि अच्छा पेपर आपका जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे चौथे की अगर बात करें, मेसोपोटामिया का शासक जो 2370 ईस्वी पूर्व में अक्कड़ का राजा बना वह था, यानी कि कौन था। तो यहाँ पे देखिए कौन था। एनमेरेकर, बी गिलमेसर गिलमेस, सी हमूराबी, या डी सरगोन, ठीक है। ये नाम दे रखे हैं, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। सो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल ही राइट होगा सरगोन, ठीक है ना। मेसोपोटामिया का शासक जो 2370 ईस्वी में अक्कड़ का राजा बना वो कौन था, सरगोस, ठीक है, सरगोन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला अगर देखें पांचवे की, तो इन्नान की देवी थी, तो क्या थी। तो जब हम चैप्टर पर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि इन्नान की देवी थी, कौन थी, चंद्रमा, प्यार और युद्ध, या हवा, या आग। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, प्यार और युद्ध की देवी होती थी जिसको इन्नान बोला जाता था। तो पांचवा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब फटाक से जल्दी करते हैं, अब धीरे धीरे समय हो रहा है तो मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से जल्दी इसको करते हैं। 6 का अगर यहाँ पे देखें तो लिखा है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर का निर्माण में किया गया, यानी कि किस टाइम पे किया गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात किया जाए कि कब किया गया, तो 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन में आपका 4000, 5000, 6000, 7000 दिया है, लेकिन 5000 बिल्कुल ही सही है। सो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन हार्ड है उसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि मेसोपोटामिया के शुरुआती शहरों के लोगों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर निम्नलिखित थे। तो क्या थे, नान्ने, या अनु, या एनकी, या इन्नान। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, और चारों में यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए आपका ए दिया गया है। ए ऑप्शन में कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को बोला गया है। बी ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा। सी ऑप्शन में पहला और दूसरा। डी ऑप्शन में तीसरा और चौथा। तो इनकी और इन्नान दोनों ही थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन पे आप टिक मान लीजिए, ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या नहीं थी। इस चीज़ को याद रखिए, क्या नहीं थी। तो नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया जाता था। नगरों के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। अधिकांश घर एक मंजिल के थे जिनमें आंगन हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ तो पहला पॉइंट गलत है और दूसरा पॉइंट भी गलत है, तीसरा पॉइंट बिल्कुल ही सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अधिकांश जो घर थे वो एक मंजिले के बने हुआ करते थे और वहाँ पे एक आंगन भी हुआ करता है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, ठीक है। तो कौन सा क्या क्या चीज़ गलत है, नहीं लिखा है ना, तो पहला और दूसरा नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। 8वें का क्या हो जाएगा, ए पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। 9वां क्या लिखा है कि मेसोपोटामिया की लिपि की विशेषता थी। क्या विशेषता थी, यह मिट्टी की पट्टी पर लिखा गया था, बिल्कुल ही सही है। दूसरा, यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। तो दोनों सही है, करेक्ट बताया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इस चीज़ को नोटिस करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि 10वां, निम्नलिखित भाषा को पहचाने। क्या यह हिब्रू और अरबी परिवार या भाषाओं के समूह की भाषा थी। यह भाषा अशोक स्तंभ पर देखी जा सकती थी। कौन सी भाषा, फारसी, अरबी, अरामाइक, या फिर तुर्की। तो यहाँ पे अरामाइक जो भाषा थी वो देखी जा सकती थी, इस वजह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 11वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए 11वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है, मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। तो कब बढ़ रही थी, यहाँ पे समय दिया गया है। तो कौन कौन सा समय है, तो देखिए पहला समय दिया गया है 13वीं शताब्दी, ठीक है। दूसरा दिया गया है 14वीं सदी। तीसरा दिया गया है 15वीं सदी। और
डी दिया गया है 16वीं सदी। तो कौन सी सदी में हुई थी? तो 14वीं सदी में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 14वीं सदी, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 12वां है यहाँ पे, एक गिल्ड यानी कि श्रेणी जिसका संघ था। तो क्या संघ था? श्रेणी किस चीज़ का संघ था? तो यहाँ पे देखिए किस चीज़ का? भिक्षु का, या किसान का, या शिल्प और उद्योगों का, या फिर लार्डर्स का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, शिल्प और उद्योग का। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एक चीज़ और यहाँ पे कीजिएगा, आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आप ना एक बार बुकों में भी चेकआउट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको इन क्वेश्चनों का आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में और भी सारे क्वेश्चनों के आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, आपका जो स्टडी होगा और बेटर होगा। तो इस चीज़ को जरूर कीजिएगा। सिर्फ इस भरोसे पर मत रहिएगा कि हमने करा दिया तो आपने मतलब कर लिया। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे क्या लिखा है, प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? कि जॉन कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जेम्स कैमरन के द्वारा, या फिर मार्क ब्लॉक के द्वारा। तो यहाँ पे मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यूरोप ने भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच करने का दौरान देखा। ठीक है, दौरान क्या देखा? तो कब हुआ था ये चीज़? 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, या फिर 13वीं सदी में? तो ये 11वीं सदी में हुआ था। तो यहाँ पे क्या था, जैसे आपने खेतियों में क्या देखा, खेती में देखा कि पहले एक फसल उगाई जाती थी, फिर होता है एक टाइम पे कि 2 फसलें उगाई जाने लगी थी, फिर एक टाइम पे क्या होता है 3 फसलें उगाई जाने लगती हैं। तो ये जो दौर होता है ना, इन्हीं दौरों की बात हो रही है। ये कब से दिखाई देने लगा? वहाँ पे 13वीं सदी में दिखाई देने लगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 15वें का, लॉर्ड द्वारा नाइट्स को दी गई भूमि को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? फीप, फ्यूड और सिगुर, या फिर मैनोर। ठीक है, मैनोर कहा जाता था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक, ए फीप। लॉर्ड द्वारा नाइट्स को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? फीप कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 16वें की, भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे और दान पर रहते थे, इन भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? कौन से नाम से जाना जाता था? तो लिखा है मैनोर, फ्रायर्स, या फिर दसमांस, या फिर सर्फ्स। तो किस चीज़ से जाना जाता था? फ्रायर्स से जाना जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला लिखा है कि उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया है कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में ही नहीं बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल है। किसने कहा है? जेम्स कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जेम्स ब्लॉक ने, या फिर मार्क ब्लॉक ने? तो इस चीज़ को किसने कहा है? मार्क ब्लॉक ने कहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है 18वां, कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? यानी कि किसको जाता है? तो यहाँ पे पहला लिखा है कि कृषि उत्पादन में अधिक उपज को, या बी पॉइंट लिखा है व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना, या सी पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने का अभियान, या डी पॉइंट लिखा है शिल्पकारों, कारीगरों, व्यापारियों और आम लोगों द्वारा योगदान और सदस्यता। तो यहाँ पे क्या होगा? सी पॉइंट बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है कि नई कृषि प्रौद्योगिकी में शामिल था। तो क्या चीज़ शामिल था? भूमि का पुनर्ग्रहण, बी पॉइंट है भारी लोहे के टीप वाले हलों का उपयोग, सी लिखा है कि बैल का कंधा हार्नेस, या डी लिखा है ये सब। तो इसमें तीनों ही शामिल था, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है डैश ने कस्बों और गांव में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना। तो किसने चुना था?
तो किसने चुना था? ए पॉइंट बिल्कुल राइट होगा। भिक्षु ने इस चीज़ को चुना था कि उन्होंने बोला था कि कस्बों और गांव में हमें नहीं रहना है, और ये पादरियों का विरोध करते थे। ठीक है ना। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए जो 21वां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और पहचानें। ये वे सार्वजनिक स्थान या क्षेत्र थे जहां प्रशिक्षित लोग जंगली जानवरों से लड़ते हैं और अंत में उन्हें मार गिराते हैं। उनके द्वारा विकसित उत्कृष्ट बाहुबल और कौशल भी विशेष अवसरों पर वहां एकत्रित लोगों द्वारा देखा गया और इस प्रकार उन्होंने मनोरंजन किया। ये तो कोई जो चीज है ना, ये मतलब क्या चीज बताया जा रहा है ये खुद ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने उटपटांग शब्दों में बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि इस जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका मीनिंग ना कुछ निकल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी जो इसका आंसर की है उसमें इसके बारे में दे रखा है। तो हमें करना कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों को छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी एग्जाम में इस जैसे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाएंगे, इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। जैसा कि आपने पॉलिटिकल साइंस में देखा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हालांकि अगर सपोज ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आप ये समझ जाना इसमें जो आंसर लगाना वो लगाना बी। ठीक है, तो ये आप याद करके रखिएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, उसमें सारा चीज कवर अप करवा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज मैं कर दूंगा। बाकी इन जैसे क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि 511 से 774 ईस्वी के बीच अरबों ने किसे नष्ट कर दिया, मतलब किस चीज को नष्ट कर दिया गया? स्पेन के विसिगोथस को, या गॉल के फ्रैक को, इसके अलावा इटली में लोम्बार्डस को, किसको कर दिया? तो इसमें तीनों ही ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 22वां 23वें की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए 23वें का क्या लिखा है? कांस्टेंटाइन के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या चीज सही नहीं है, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो अगर मैं 23वें की बात करूं, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, इसमें लिखा है कि उन्होंने सॉलिडस यानी कि सोने का सिक्का पेश किया जो रोमन साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आगे मतलब ये गलत है कि मतलब क्या है कि ये जो बताया जा रहा है सही है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि अगला दूसरा, इसके शासन में तेल, प्रेस और कांच के चित्र, ठीक है, व्यापक रूप से स्थापित किए गए थे। ये भी गलत है, तो इसको हम भी सही मानेंगे। इसके अलावा उन्होंने गांव में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में अधिक निवेश किया। ठीक है, तो ये भी सही है। यानी कि अगर मैं बोलूं ये तीनों ही पॉइंट गलत है, इसी वजह से यहाँ पे ए पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे सही क्यों लगाया? आंसर के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, वैसे ये जो चीज लिखा हुआ है ना ये गलत है। ठीक है, ये तीनों ही गलत है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं है तो गलत है। तो जब गलत है तो ए पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो फटाक से पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बनाई थी? यानी कौन सी नदियां थी उत्तर की ओर से? तो उत्तर की ओर से राइन और डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब और राइन दो नदियां थी। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है 25वां कि रोम के प्रारंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? तो पहला पॉइंट लिखा है कि पूर्व के उच्च वर्ग ग्रीक में बोलते थे और लिखते थे, और पूर्व में लैटिन में बोलते थे और लिखते थे। बिल्कुल ही सही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपके लिए अननॉलेजेबल है उसको आप लिख लीजिए फटाक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 26वें की। तो 26वां लिखा है कि 3री शताब्दी के मध्य का स्पेनिश जैतून का तेल मुख्य रूप से एक कैंटर में लाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे बी यानी कि ड्रेसर 20 कहा जाता था। ठीक है, इस चीज को याद कीजिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27 का कि सेंट अगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी शहर के बिशप थे। बिशप एक प्रकार की जाति, समझ लो एक प्रकार की जाति हुआ करती थी जो कि अमीर हुआ करती थी, अमीर फैमिली से होती थी। ठीक है, और इनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते थे, रईस जैसा रहा करते थे, तो इस वजह से अच्छा। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, कि सेंट अगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी शहर के बिशप थे। कहाँ के? हिप्पो के। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं 28वें का। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट था, तो कौन सा सम्राट था? तो वो था सी, कंस्टेंटाइन। कंस्टेंटाइन जो था, इसने ही रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं 29 की। तो क्या लिखा है? जूलियस सीजर का क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, किस तरीके से क्या हुआ था? तो इसमें क्या लिखा है कि उन्हें उनके काउंसिल पद से बाहर कर दिया गया था। दूसरा लिखा हुआ ऑक्टेवियन की सेनाओं से पराजित हुआ था, और इसके अलावा वह उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा रोमन इतिहास के सबसे महान शासक के रूप में मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 30वें की। तो यहाँ पे लिखा है कि डैश 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 का एक कानूनी श्रमिकों को ब्रांडेड होने के लिए संदर्भित करता है, ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागते हैं और कब छिपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन 398। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है 4 खलीफाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। 4 खलीफाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला जो खलीफा था वो कौन था? वो कौन था? अबू बकर था। ठीक है, अच्छा, दूसरा खलीफा कौन था? उसके बाद दूसरा था उस्मान। ठीक है, तो ये हो गया इसमें दूसरा। तीसरा कौन था? उमर। ठीक है, और चौथा कौन था? अली। तो इस तरीके से सीरीज इसमें बन जाएगा। तीसरा, उसके बाद ये हो जाएगा अपना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, क्योंकि तीसरा वाला यहाँ पे पहले हो जाएगा, उसके बाद चौथा वाला यहाँ पे दूसरे नंबर पे, पहला वाला यहाँ पे तीसरे नंबर पे, और इसके अलावा दूसरा वाला यहाँ पे चौथे नंबर पे। 1 2 3 4 इस तरीके से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, याद करके रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला खलीफा कौन बना या लास्ट वाला खलीफा कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 32 की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून डैश 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 स्कूल था, तो क्या था? मलिकिस का था। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 33वां। निम्नलिखित में से कौन इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं है? तो क्या नहीं है? पहला, किताब उल बुखारा, यानी कि इसमें पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये साहित्यिक कृत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 34वां। निम्नलिखित छवि को पहचाने। तो छवि है, यानी कि चित्र की बात कर जा रही है। तो यहाँ पे देखिए चित्र, ये जो चित्र है किस चीज का है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप फटाक से कमेंट सेक्शन में खुद बताइए, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ गया कि मक्का है, मदीना है, काबा या दमिश्क है। आप खुद बताइए मुझे। ठीक है, 34वें का मैं यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 35 की। 35 की बात करते हैं। तो इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य है। क्या चीज कार्य है? जीवनी, अर्ध ऐतिहासिक होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा राइट। अगला बात करते हैं, खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो किस चीज में स्थानांतरित किया था? दमिश्क में किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद करके रखिएगा। अगला 37वें की बात करते हैं। महिला संत सूफी जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का उपदेश दिया था, तो किसने दिया था? राबिया ने दिया था। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 38वें का। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि केंद्रीय इस्लामी भूमि में परिचालित तांबे के सिक्के को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे फुलूस कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 39वां क्या लिखा है? पहलवी थी, क्या चीज थी? प्राचीन रोम की भाषा, प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा, तीसरा मुस्लिम समुदाय का एक अनुष्ठान, या फिर चौथा एक अस्पताल का नाम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तक की भाषा थी। ठीक है, 40वें की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? बेअत अल कीमा था, तो क्या चीज था? एक सभागार था, एक आराधनालय था, या फिर एक मस्जिद था, या फिर एक पुस्तकालय सह विज्ञान संस्था थी। तो यह एक प्रकार का पुस्तकालय सह विज्ञान संस्था थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं 41वें की।
तो यहाँ पे देखिए 41वां क्या लिखा है, मैच करने के लिए। तो आपको देखो इसमें सिंपल सी कुछ ना कुछ चीजें तो आपको पता ही होगी। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्यूड की, ठीक है, तो जो ये फ्यूड होता है, फ्यूड किस चीज को बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है सीमांत जो होता था, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, सीमांत। सीमांत शब्द का अर्थ होता है फ्यूड, और फ्यूड का ही अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इसमें मैच कर देंगे, ठीक है, इसका इसमें मैच कर देंगे, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, तीसरा। अगर सपोज, अच्छा डी का तीसरा, पहला मिल गया, चलो एक चीज और बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है फीफ, ठीक है। फीफ क्या है? तो भाई एक फीफ क्या होता है, ये नाइट्स से रिलेटेड है। नाइट्स को जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, उसी को फीफ बोला जाता था। तो ये फीफ हो जाएगा उसका, यानी कि दो मिल गए। अब इसी को हमें इसमें मैच करना होता है। अब चलिए मैच करके देखते हैं। अगर इस मैचिंग में अगर आपको दो भी समझ में आ जाते हैं तो उस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे बी का क्या हो गया पहला, तो यहाँ पे देखो बी का पहला कहाँ है, एक बी का पहला यहाँ पे है और एक बी का पहला यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं डी का तीसरा कहाँ है, तो डी का तीसरा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों मैचिंग हो रहा है, तो इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, और दूसरे का पहला, और तीसरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए 42वां क्या लिखा हुआ है, 42वां लिखा है कि बुबोनिक प्लेग के रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं देखे गए। तो क्या परिणाम नहीं देखे गए? पहली बात तो विस्थापन होता ही होता है। दूसरी बात क्या होता है कि कृषि और निर्माण में असंतुलन पैदा होता ही होता है। खाद्यान्न सहित कृषि उद्योग उत्पादों के कीमत में गिरावट तो होती है। लेकिन यहाँ पे देखो जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल ही नहीं होता, तबाही में वृद्धि थोड़ी ना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 43वां क्वेश्चन क्या लिखा है, कथन यूरोप लोग मेसोपोटामिया को खाते में महत्वपूर्ण मानते। ये क्या है, क्वेश्चन ही बेकार है, तो इस वजह से इसको छोड़ दो। 43वें को छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको समझने का क्या फायदा है। तो 43वें को छोड़ दो, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन को। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, उस चीज को कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आई थिंक इस तरीके से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट कोई नहीं, आप तैयार करके जाइएगा। देखो क्या लिखा है, ग्रेगोरियन ईसाई वर्षों की तुलना में हिजरी की गणना सूत्र क्या है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 45वां क्या लिखा है, 45वां लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अब्द अल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है। यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो अब्द अल मलिक की सिक्के की विशेषता नहीं है। तो क्या चीज नहीं है, बी पॉइंट, इसे चांदी में दिनार और सोने में दिरहम कहा जाता था। बिल्कुल ही गलत ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी ऊपर से पहला और तीसरा जो है इसकी विशेषता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चनों का आंसर मैं सीधा ही बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो चीज है मैं पढ़ रखा हूं, इस वजह से सीधा ही आंसर बता दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो भी तो देखनी पड़ेगी, इतनी लंबी ना हो, ठीक है। बाकी ये चीज कर लीजिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित जहां भी आए समझ लो इसको सीरीज में करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सीरीज में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, सीनेटर आता है, ठीक है। तो इसको पहले नंबर पे हम रखते हैं। इसके बाद क्या आता है, घुड़सवार आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरे पे रखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या आता है, आदरणीय लोग आते हैं, और चौथे नंबर पे क्या आता है, गुलाम आते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए पहला पहले नंबर पे आ गया, तीसरा क्या हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर चौथे की बात करें तो तीसरे नंबर पे चौथा है, और चौथे नंबर पे क्या हो गया, चौथे नंबर पे ये हो गया आपका दूसरा। तो यहाँ पे ए पॉइंट बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां से आपका आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है सेक्शन 3। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आपने दिमाग लगाया तो समझ लीजिए पूरे में पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक पैसेज दिया गया है, क्या लिखा है, कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा
बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती है और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे, जिनके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे और जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाएं का हिस्सा दे दिया जाता था और पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को भी मिलते थे। तो ये देखो सिंपल सी चीजें, एक शादी का रस्म बताया जा रहा है। ये देखो ये चीज देखने को आपको मेसोपोटामिया में मिलेगा, ठीक है। तो उसकी रस्में की बात की जा रही होगी। आई होप अगर पैसेज मैंने पढ़ा है या आप भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब एक लड़का लड़की का जब शादी होता है तो ये सारी रस्में होती हैं, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया के समाज में किस प्रकार के परिवार आम थे? आम नहीं थे, मतलब कि कौन से परिवार चल रहे थे, यानी कि कौन सी प्रणाली चल रही थी? तो वहां पे एकल प्रणाली चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फटाक से लाइक कर दीजिए और आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अपने फ्रेंडों में शेयर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या लिखा है? परिवार का मुखिया कौन होता था? तो कौन होता था? पिता ही होता था परिवार का मुखिया। ये तो भाई सिंपल चीज यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे एकल परिवार का क्या अर्थ है? तो एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में यहाँ पे देखिए सभी रिश्तेदारों के साथ एक परिवार, बिल्कुल सही, गलत है, ठीक है। आगे एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, तो ये जो चीज है बिल्कुल ही सही है। बी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या लिखा है कि दिनार क्या था? तो दिनार क्या था? दिनार एक प्रकार का चांदी का सिक्का हुआ करता था। यहाँ पे सी पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। दिनार एक प्रकार का चांदी का सिक्का हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं 51वां। विवाह के समय किसका आदान प्रदान हुआ? तो किस चीज का आदान प्रदान हुआ? तो जाहिर सी बात है उपहार लाते हैं, लड़के ओर से भी लाया जाता है, लड़की ओर वाले से भी लाया जाता है और आपस में लेन देन होता है, तो उपहार का लेन देन होता है। आगे घर और गाय बैल का वारिस कौन बनता है? वारिस, तो वारिस को तो आपको पता है घर का बड़ा बेटा ही बनेगा। तो ये जो चीज है सी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? पैसेज कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता, जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध तथा शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। अभिजात का मतलब होता है कि अमीर माने जाते थे। बिशपों के पास भी लार्ड की तरह विस्तृत जागीरें हुआ करती थी। वे शानदार महलों में रहते थे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था अभी, ठीक है। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उनकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। जो चर्च था वो 1 साल में 10वां भाग लिया करता था, जिसे तिथ कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिए जाने वाला दान भी आय का एक प्रकार का क्या था? स्रोत था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही थी बहुत ही बेकार प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना इस चीज के ऊपर धन लिया जाता था कि आप मुझे पैसा दो और आपको ना मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, आपका कल्याण होगा, आपका ये होगा वो होगा। जैसे अंधविश्वास होता है ना, ढकोसला एक तरीके से, वो सारा चीज वहां पे चलता था, ठीक है। तो वही सारा चीज लिखा है और इससे क्या होती थी? इससे कमाई हुआ करती थी, ठीक है। आगे क्या लिखा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही है? तो यहाँ पे देखो कौन सा जो कथन है वो सही है बिल्कुल। तो इस चीज को देखते हैं। पहला क्या लिखा है कि हर कोई पुजारी बन सकता था, महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी। यहाँ पे बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है कि धार्मिक कुलीन किसे माना जाता था? तो धार्मिक कुलीन किसको माना जाता था? भिक्षु को, तपस्वी को, नन को। ये जो थे भिक्षु भिक्षुनी, ये जो थे ये बिल्कुल ही अमीर नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे जो कुलीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिशप वर्ग जो हुआ करता था अमीर हुआ करता था, ठीक है।
ये जो भिक्षु भिक्षुनी हुआ करते थे, ये तो चर्च के साइड में अपना मतलब जीवन यापन करते थे और एक तरीके से समझ लो कि मोह माया से दूर थे, तो इस तरीके से भिक्षु भिक्षुनी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिशप के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा चीज सही नहीं है? तो वे साधारण घरों में रहा करते थे। पहला ही पॉइंट लिखा है, साधारण घर में वो तो रहते ही नहीं थे, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत है। इसी को हम क्या मान लेंगे, सही। ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आगे, चर्च को दशमांश के रूप में उपज का कितना हिस्सा दिया जाता था? तो 1/10। ये तो हम यही पढ़े हैं ना, 10वां भाग दिया जाता था, तो 1/10 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। किसके लिए अमीर लोग पैराग्राफ के अनुसार पैसा दान करते थे? तो अपने कल्याण के लिए दान करते थे। ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आगे, दिए गए अंश के अनुसार मध्यकालीन यूरोप की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? तो प्रगतिशील थी, रूढ़िवादी थी, कठोर थी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे रूढ़िवादी, याद रखिएगा, रूढ़िवादी थी। तो इस तरीके से 98 का क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल से राइट हो जाएगा। अच्छा, और देख लेते हो, कुछ और है क्या? तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये मैप के क्वेश्चन दिए गए हैं ए और बी, तो ये इसमें पूछा जाएगा ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर बता दूं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए पॉइंट लिखा है यहाँ पे, देखो जैसे मैप में लिखा है यहाँ पे ए लिखा है ना, तो क्या लिखा है, ए इज ए कैपिटल सिटी विच वॉज फेमस फॉर इट्स प्लेस। यानी कि जो कैपिटल सिटी है, ये जो दिखा रखा है कैपिटल सिटी है, किस चीज की सिटी है, जो कि मतलब फेमस हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे उर जो है ना, उर इसमें भी राइट आंसर होगा और उर इसमें भी राइट आंसर होगा। अब बस आप ये देख लो कि ये कहाँ पे है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैप में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन हुआ, तो उसमें क्या लगाओगे आप, दोनों में उर आंसर होगा। ठीक है, उर। तो इस वजह से ये जो 59 में ए ऑप्शन सही होगा और 60 में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी 60 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं। आई होप सारी चीज आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी कुछ पैनिक वाली बात नहीं है। जितने क्वेश्चन आपको समझ में आए बहुत बढ़िया है, कुछ क्वेश्चनों को और समझने की कोशिश करना। बाकी मैं इसकी इंपॉर्टेंट सीरीज लाऊंगा, उसमें सारी चीज कवर अप कर दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।